Hello everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud NCC। आज हम एनसीसी के आपके एंट्रेंस एग्जाम यानी कि आपकी एनसीसी की जो भर्ती परीक्षा होती है उसका मॉडल पेपर 6 करने वाले हैं। इससे पहले 5 मॉडल पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 and that is what does CO stand for in the context of an NCC unit। NCC इकाई के संदर्भ में CO का क्या अर्थ होता है? तो CO होते हैं हमारे कमांडिंग ऑफिसर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। CO का मतलब कमांडिंग ऑफिसर होते हैं और ये लगभग जो है सामान्यतः कर्नल रैंक के अधिकारी होते हैं। कर्नल या उसके समकक्ष रैंक के जो हैं अधिकारी होते हैं कमांडिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी लोटस फ्लावर आर डिपिक्टेड ऑन द ऑफिशियल एनसीसी क्रेस्ट। एनसीसी के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह पर कितने कमल के फूल बने होते हैं? तो उसमें 17 कमल के पंखुड़ियों का जो फूल बना होता है और 17 ये जो है वो एनसीसी की 17 डायरेक्टरेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हाल ही में एनसीसी में 2 एनसीसी डायरेक्टरेट्स को और बढ़ाया गया है जिसमें आंध्र प्रदेश और झारखंड आते हैं। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्ट्री अब जो है टोटल एनसीसी डायरेक्टरेट हैं जो 19 हो गई हैं। पहले क्योंकि 17 डायरेक्टरेट्स थी इसलिए इसका आंसर भी 17 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टैंडर्ड स्कोर ड्रिल विच हैंड इज स्वंग फॉरवर्ड फर्स्ट व्हेन स्टार्टिंग तेज चल। मानक स्कोर ड्रिल में तेज चल की शुरुआत करते समय कौन सा हाथ सबसे पहले आगे की ओर स्विंग होता है? तो जब भी हम चलते हैं तो ऐसे लेफ्ट पैर आगे निकलता है और राइट हैंड, ठीक है, लेफ्ट तो पैर आगे निकलता है जब भी हम चलेंगे तो, और राइट हैंड आगे निकलता है क्योंकि जो सा पैर निकलता है उससे ऑपोजिट हैंड निकलता है। तो ये कह रहे हैं कि हाथ पूछ रहे हैं तो हाथ यहां पे आएगा राइट हैंड। ऑप्शन ए हमारा यहां पे सही जवाब आ जाएगा, राइट हैंड हमारा करेक्ट आंसर है। What is the full form of SLR राइफल used for training in NCC? एनसीसी में प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली SLR राइफल का पूर्ण रूप क्या है? तो SLR जो राइफल जो यूज की जाती है एनसीसी में, वैसे बेसिकली तो .22 राइफल यूज की जाती है, एडवांस ट्रेनिंग में SLR राइफल यूज की जाती है और SLR की फुल फॉर्म होती है सेल्फ लोडिंग राइफल। सेल्फ लोडिंग राइफल, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कलर ऑफ द यूनिफॉर्म वर्न बाय द कैडेट्स ऑफ द एनसीसी नवल विंग। एनसीसी की जो नौसेना विंग होती है उसके कैडेटों द्वारा पहने जाने वाली वर्दी जो होती है उसका रंग क्या होता है? तो देखो, आर्मी वाले जो पहनते हैं वो खाकी पहनते हैं, आर्मी विंग के जो कैडेट होते हैं वो खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं। और अगर हम बात करते हैं नवल विंग की यानी कि नेवी विंग के जो स्टूडेंट होते हैं, नवल विंग के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी यूनिफॉर्म वाइट होती है, सफेद होती है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सफेद हो जाएगा, ऑप्शन ए। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्स्टेकल कोर्स ट्रेनिंग इन एनसीसी। एनसीसी में बाधा प्रशिक्षण यानी कि ऑब्स्टेकल कोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑब्स्टेकल कोर्स इसको ओटी से भी, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है टू बिल्ड फिजिकल फिटनेस एंड करेज। शारीरिक फिटनेस और साहस का निर्माण करना। शारीरिक फिटनेस और साहस का निर्माण करना ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग यानी कि बाधा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन द रैंक स्ट्रक्चर ऑफ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर व्हाट डज एसएम स्टैंड फॉर। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जेसीओ की रैंक संरचना में एसएम का क्या अर्थ होता है? तो एसएम का अर्थ होता है सूबेदार मेजर, ऑप्शन सी। सूबेदार मेजर जो है वो एसएम की फुल फॉर्म होती है, सूबेदार मेजर। ड्यूरिंग विश्राम स्टैंड एट इज पोजीशन वेयर दी हैंड्स प्लेस्ड। विश्राम की स्थिति के दौरान हाथ कहां पे रखे जाते हैं? तो आप कहता है विश्राम की स्थिति में हाथ पीछे होते हैं, ठीक है, तो हाथ पीछे होते हैं तो सही जवाब यहां पे हो जाएगा बिहाइंड द बैक, पीठ के पीछे। विश्राम की स्थिति में हाथ जो होते हैं वो पीठ के पीछे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटीज लाइक ट्रैकिंग एंड माउंटेनरिंग इन एनसीसी फॉल अंडर विच ट्रेनिंग कैटेगरी। एनसीसी में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण जैसी गतिविधियां किस प्रशिक्षण श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? तो ये ट्रैकिंग है या पर्वतारोहण है, ये आती हैं एडवेंचर ट्रेनिंग के अंतर्गत। ऑप्शन ए हमारा साहसिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? साहसिक प्रशिक्षण के अंतर्गत।
आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप ये वीडियो कौन सी स्टेट और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। विच इज कंसिडर्ड द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक पोजीशन टोट इन एनसीसी ड्रिल। एनसीसी ड्रिल में सिखाई जाने वाली सबसे पहली और बुनियादी स्थिति कौन सी मानी जाती है? तो एनसीसी ड्रिल में सिखाई जाने वाली सबसे पहली और बुनियादी जो स्थिति मानी जाती है वो होती है सावधान, यानी कि अटेंशन, सावधान, ऑप्शन बी। द ट्रेजिक जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन द ईयर। दुखद जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी वाले दिन। और जलियांवाला बाग कहां पर सिचुएटेड है? जलियांवाला बाग जो है वो है अमृतसर में। कहां पर है? अमृतसर में ये जगह है, हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल के पास में। तो 1919 13 अप्रैल 1919 बैसाखी वाले दिन ये दुखद घटना हुई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। विच ब्रेव ऑफिसर इज रिमेंबर्ड एज हीरो ऑफ रेजांगला ड्यूरिंग द 1962 इंडो चाइना वार। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान किस वीर अधिकारी को रेजांगला के नायक के रूप में याद किया जाता है? तो रेजांगला के नायक के रूप में याद किया जाता है हमारे मेजर शैतान सिंह जी भाटी को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन डी। कैप्टन विक्रम बत्रा जो है वो 1999 जो कारगिल युद्ध हुआ था उससे संबंधित हैं। और इनका जो डायलॉग था फेमस वो था ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। ठीक है, ये बात इन्होंने ही बोली थी। मेजर सोमनाथ शर्मा जी की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो परमवीर चक्र मिला था, फर्स्ट परमवीर चक्र जो मिला था वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था 1947 और 48 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था आजादी के बाद पहला युद्ध, उसमें मेजर सोमनाथ शर्मा जी को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। परमवीर चक्र जो है वो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है। अब तक कुल 21 परमवीर चक्र मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट मेजर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट कश्मीर वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अकर्ड इन विच ईयर। भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला बड़ा सैन्य संघर्ष यानी कि प्रथम कश्मीर युद्ध किस वर्ष हुआ? तो आजादी मिलते ही हुआ था 1947 में, 1947 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ युद्ध जो हुए हैं उनमें सबसे पहला हुआ था 1947-48 में। ठीक है, दूसरा हुआ था 1965 में, तीसरा 1971 में और चौथा हुआ था 1999 में। ये कारगिल वॉर की बात हो रही है, इसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। और ये कश्मीर युद्ध जो हुआ था यानी कि कश्मीर को कब्जाने के लिए उधर से पाकिस्तान के सैनिक और सभी मिलके उन्होंने अटैक किया था, जिसका हमने अच्छे से जवाब दिया। तो ये 1947 और 48 का वार था। इसी युद्ध में परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। विच हिस्टोरिक इंडियन फोर्ट इज फेमसली रेफर्ड एज द जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। किस ऐतिहासिक भारतीय किले को प्रसिद्ध रूप से भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो जिब्राल्टर से मतलब यहां पर है कि फेमस किला जिसको स्ट्रोंग माना जाता है, तो वो है ग्वालियर फोर्ट, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर का किला। द हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट बैटल ऑफ बक्सर वाज फोर्ट इन विच ईयर। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बक्सर का जो युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। और बक्सर जो है वो कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, दो बातें बतानी है। एक तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था और प्लासी कहाँ पे पड़ता है, और दूसरा आपको ये बताना है कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने कि बक्सर का युद्ध जो है वो किन किन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेजेंडरी लॉयल हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पौराणिक वफादार घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पे, चेतक महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हु फाउंडेड द खालसा पंथ इन सिख कम्युनिटी एंड रिलीजियस हिस्ट्री। सिख सैन्य और धार्मिक इतिहास में खालसा पंथ की स्थापना किन्होंने की? तो खालसा पंथ की स्थापना किन्होंने की, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके ऑप्शन है गुरु गोबिंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव और महाराणा रणजीत सिंह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है गुरु गोबिंद सिंह जी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो है वो खालसा पंथ की स्थापना की थी।
और ये बैसाखी वाले दिन की थी, ठीक है, बैसाखी वाले दिन की थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बैसाखी वाले दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज यूजिंग द रैंक ऑफ कोमोडोर। भारतीय सशस्त्र बलों की कौन सी शाखा जो है वो कोमोडोर रैंक का यूज करती है, यानी कि उसमें कोमोडोर रैंक होती है। तो ये कौन सी भारतीय सेना की शाखा है? तो कोमोडोर रैंक जो होती है वो इंडियन नेवी की रैंक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इंडियन नेवी की रैंक होती है कोमोडोर रैंक। द इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन देहरादून वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए की औपचारिक स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई? तो आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी होती है जो कि देहरादून में सिचुएटेड है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में, ऑप्शन सी। In the context of India's border with China, what does LAC stand for? भारत की सीमा के संदर्भ में LAC का पूर्ण रूप क्या है? तो LAC का पूर्ण रूप जो है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक LOC भी होती है, ठीक है, LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC का क्या मतलब होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो तो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन जो LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चीन के बीच में है। ये किस किस के बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। Which of the following is a major heavy lift transport aircraft used by the Indian Air Force? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख भारी लिफ्ट परिवहन विमान है? सामान उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट विमान है वो है C-17 ग्लोब मास्टर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है, C-17 ग्लोब मास्टर। आप खुद से जाके गूगल पे इसकी इमेज सर्च करना, ये साइज में सच में बहुत बड़ा है। आपको जब इसके नीचे सैनिक खड़े दिखाई देंगे और गाड़ियां खड़ी दिखाई देंगी तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि व्हाट इज द साइज ऑफ C-17 ग्लोब मास्टर। एक बार खुद से गूगल पे सर्च जरूर करना। हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जितने भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, जाके आपको सर्च करना है प्राउड एनसीसी। और अगर आपको मेरे से पर्सनली जो भी बात करनी है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपको जो पूछना है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं @ProudNCC पे जाके आप वहां पे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और PDF के लिए टेलीग्राम पे जाके लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पहले कमेंट में। नेक्स्ट है, द रैंक ऑफ नायक इन द इंडियन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू विच रैंक इन द इंडियन एयरफोर्स। यानी कि जो भारतीय सेना में नायक की जो रैंक होती है वो भारतीय वायुसेना में किस रैंक के बराबर होती है? भारतीय सेना में जो नायक होता है तो भारतीय वायुसेना में उसी रैंक को कॉर्पोरल बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। वेयर इज द प्रेस्टिजियस इंडियन नवल अकेडमी लोकेटेड? प्रतिष्ठित भारतीय नौसेना अकादमी जो है वो कहां पर स्थित है? तो नौसेना अकादमी हमारी है नौसेना अकादमी एजिमाला, एजिमाला केरल में, ठीक है, केरल में, एजिमाला केरल में जो है वो हमारी इंडियन नवल अकेडमी लोकेटेड है, इंडियन नवल अकेडमी लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल 5 स्टार रैंक इन द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना में सर्वोच्च संभव 5 सितारा रैंक कौन सी है? तो सर्वोच्च जो 5 सितारा रैंक है किसमें पूछी है? इंडियन आर्मी में। तो फील्ड मार्शल की रैंक होती है, फील्ड मार्शल की जो रैंक होती है वो 5 स्टार रैंक होती है। और दो पर्सन हैं जिन्हें फील्ड मार्शल की रैंक मिली है। एक तो है KM करियप्पा जी, KM करियप्पा जी, ठीक है, KM करियप्पा। और दूसरे हैं सैम मानेकशॉ, यानी कि सैम बहादुर के नाम से भी जिन्हें हम जानते हैं। तो ये दो पर्सन हैं जिन्हें फील्ड मार्शल की रैंक मिली है। और इसके इक्विवेलेंट जो एयरफोर्स की रैंक होती है वो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की रैंक होती है जो अर्जुन सिंह जी को मिली है। तो ये तीन ही हैं जिन्हें 5 स्टार रैंक से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। The regimental center of the Madras Regiment, one of the oldest infantry regiment, is located in? सबसे पुरानी
इन्फेंट्री रेजिमेंटों में से एक मद्रास रेजिमेंट। मद्रास रेजिमेंट जो है उसका रेजिमेंटल केंद्र कहां पर है? अगर पूछा जाए कि सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है तो मद्रास रेजिमेंट है। और ये कहां पर है इसका रेजिमेंटल सेंटर? तो ये है वेलिंगटन यानी कि नीलगिरी में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, वेलिंगटन के अंदर है ये। व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, और इसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन यानी कि भारत के राष्ट्रगान को लिखा था। लेकिन अगर हम बात करें वंदे मातरम की तो ये राष्ट्रगीत है। ठीक है, राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग, और ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो ये दोनों हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। नेशनल सॉन्ग अलग होता है, नेशनल एंथम अलग होता है, और इन दोनों के राइटर भी अलग हैं। विच फेमस फीमेल लीडर एंड पोएट इज वाइडली नोन एज नाइटेंगल ऑफ इंडिया? किस प्रसिद्ध महिला नेता और कवयित्री को नाइटेंगल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो नाइटेंगल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है सरोजनी नायडू जी को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अच्छे से याद कर लेना, कंफ्यूज मत होना। नाइटेंगल ऑफ इंडिया का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सरोजनी नायडू जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच मेजर इंडियन सिटी इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? विश्व स्तर पर किस प्रमुख भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है बेंगलोर को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। भारत की सिलिकॉन वैली जो है वो है बेंगलोर। द स्टनिंग आर्किटेक्चर मार्वल हवा महल प्लेस ऑफ विंड्स इज लोकेटेड इन विच सिटी? आश्चर्यजनक स्थापत्य कला हवा महल, कहने का मतलब ये पूछ रहे हैं कि हवा महल कहाँ पे है। तो हवा महल है जयपुर में। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप में से किस किस ने हवा महल को देखा है जाकर, फोटोज में नहीं। हु टुक ओथ एज द वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं सभी कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। द होलीएस्ट श्राइन ऑफ सिखिज्म द गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? सिख धर्म का सबसे पवित्र धर्म स्थल स्वर्ण मंदिर जो है वो किस राज्य में है और कहां पर सिचुएटेड है? तो वो पंजाब राज्य में है, और पंजाब के अमृतसर में जो है वो सिचुएटेड है, अमृतसर में। और जलियांवाला बाग भी अगर आपसे पूछा जाता है तो वो भी अमृतसर में ही सिचुएटेड है। इसके अलावा अगर बाघा बॉर्डर पूछा जाता है तो वो भी वहीं पर सिचुएटेड है। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? भारत गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो अपनी जो आधिकारिक मुद्रा है वो है रूपी, इंडियन रूपी। लेकिन अगर आपसे बांग्लादेश की करेंसी पूछी जाती है, बांग्लादेश की करेंसी अगर आपसे पूछी जाती है तो बांग्लादेश की करेंसी होती है टका। ठीक है, टका जो है वो बांग्लादेश की करेंसी का नाम है। विच ब्यूटीफुल नॉर्दर्न स्टेट इज पॉपुलरली टर्म्ड एज द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया? किस खूबसूरत उत्तरी राज्य को लोकप्रिय रूप से भारत का सेब राज्य यानी कि एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ इंडियाज टेरिटोरियल वाटर स्ट्रेच अप टू हाउ मैनी नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इट्स बेसलाइन कोस्ट? अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार भारत का क्षेत्रीय जल यानी कि टेरिटोरियल वाटर्स इसके बेसलाइन तट से कितने समुद्री मील तक फैला होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल जो होता है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोंकण कोस्ट फेमस फॉर इट्स रग्ड ब्यूटी प्राइमरली स्पैन्स अक्रॉस विच इंडियन स्टेट? अपनी उबड़ खाबड़ सुंदरता के लिए प्रसिद्ध कोंकण तट जो है वो मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में फैला है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 35, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो कोंकण का जो तट है वो है महाराष्ट्र में।
तो कौन कौन है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 36, विच इंडियन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गार्डिंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर। भारत म्यांमार सीमा की रक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी जो है वो किस भारतीय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को है। क्वेश्चन नंबर 36, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है आसाम राइफल। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। ये जितनी भी होती हैं, जैसे ये बीएसएफ की बात करते हैं हम, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी सीमा सुरक्षा बल, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये जो है इंडिया चाइना बॉर्डर पे होती है, ठीक है। और सशस्त्र सीमा बल और बॉर्डर सशस्त्र सीमा बल इंडो नेपाल पे होगी, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे होगी। तो ये अलग अलग जगह पे होती है, और असम राइफल जो है वो इंडो म्यांमार पे होगी। इसके साथ में ये जितनी भी हैं ये पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हम इनको बोलते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। लेकिन हमारी जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स होती है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द नेम ऑफ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड इंडिया। मुख्य भूमि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है। तो दक्षिणी सिरे का नाम मुख्य भूमि में अगर पूछा जाता है तो कन्याकुमारी है। वैसे जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है जो कि आइलैंड पे पड़ता है वो इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमि मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, तो इसको हम मुख्य भूमि बोलते हैं। लेकिन आइलैंड भी है हमारे, ठीक है, तो आइलैंड के हिसाब से अगर देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट लास्ट है। वैसे कन्याकुमारी मुख्य भूमि के हिसाब से है। द गल्फ ऑफ कच्छ known for its extreme tides is situated along the coast of which Indian state। अपने अत्यधिक ज्वार के लिए जाना जाने वाली कच्छ की खाड़ी या रण ऑफ कच्छ जो है वो कहां पर पड़ता है, वो पड़ता है गुजरात में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। द स्ट्रेटेजिक अंडमान निकोबार आइलैंड आर लोकेटेड इन विच मेजर वाटर बॉडी। रणनीतिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो किस प्रमुख जल निकाय के अंदर पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, तो अगर आप देखते हैं इधर से, तो ये जो नीचे से इंडिया का मैप है, इधर होती है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और यहीं पर पड़ते हैं अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। इस साइड जो आता है वो आता है अरब सागर, अरब सागर, और यहां पर पड़ते हैं लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप वाले जो आइलैंड, और नीचे जो हम बोलते हैं इंडियन ओशियन, क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। तो पूछा गया है कि अंडमान निकोबार किस में पड़ेंगे, तो ये पड़ेंगे बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 40, द रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया एंड विच अदर नेबर। जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो भारत और किस अन्य पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पशु है। भारत का तो है ही है, साथ के साथ में बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु भी रॉयल बंगाल टाइगर है, नेशनल एनिमल है। व्हाट इज द ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री भूटान। भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो भारत के पड़ोसी देश भूटान की जो आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा है वो है जोंगखा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, जोंगखा। मैंड्रीन जो है या मंदारिन, ये जो लैंग्वेज है वो चीन की है, ठीक है, चीन की एक भाषा है मैंड्रीन भाषा। द हिस्टोरिक इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच नेबरिंग कंट्री। 1960 की जो ऐतिहासिक सिंधु जल संधि हुई, इंडस वाटर ट्रीटी हुई, वो भारत और किस पड़ोसी देश के बीच में हुई। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंधु जल संधि है, वो कौन से वर्ष में हुई थी। तो वो 1960 में हुई थी। कब हुई थी, 1960 में हुई थी। और ये क्वेश्चन मैं बड़े इसीलिए बनाता हूं ताकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर कोई आए आपके एग्जाम में तो वो आप कर पाए। यहीं से हमारा एक क्वेश्चन और बन गया कि 1960 में ये संधि हुई थी, और किन दो देशों के बीच में हुई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। किन दो देशों के बीच में ये संधि हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43, विच मेजर कंट्री इज लोकेटेड इमीडिएटली टू द नॉर्थ ऑफ लैंडलॉक नेपाल।
सथल रुद्र नेपाल के ठीक उत्तर में कौन सा प्रमुख देश है? लैंडलॉक्ड का मतलब है कि नेपाल के चारों तरफ में कहीं भी समुद्र नहीं लगता, चारों तरफ धरती है, तो इसीलिए इसे लैंडलॉक बोला जाता है। और उसके उत्तर में चाइना पड़ता है, यानी कि चाइना का तिब्बत वाला रीजन जो है वो पड़ता है उत्तर में, यानी कि नॉर्थ में ऊपर की तरफ। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट नेबरिंग कंट्री चाइना? भारत के सबसे बड़े पड़ोसी देश चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की जो राजधानी जो है वो क्या होगी? चीन की राजधानी बनेगी बीजिंग। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45, ऑन विच हिस्टोरिक डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्मली कम इनटू इफेक्ट? भारत का संविधान किसका संविधान औपचारिक रूप से किस ऐतिहासिक तिथि को लागू हुआ? तो लागू जो हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर संविधान दिवस पूछा जाए तो वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। लागू होने की डेट जो है वो है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु सर्व्ड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा यहाँ पर। इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय whom? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को आधिकारिक तौर पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये जो नियुक्त किया जाता है वो किया जाता है गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा। हु इज क्रेडिटेड विद डिजाइनिंग द करंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? ट्राई कलर। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे के डिजाइन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो तिरंगे को जो डिजाइन किया था वो किया था पिंगली वेंकैया जी ने। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। अगर आपसे पूछा जाए कि तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया था, तो पिंगली वेंकैया जी ने तिरंगे का डिजाइन बनाया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया अशोक चिन्ह, लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ऑप्शन ए सही जवाब है यहां पर। द राइट टू एजुकेशन वॉज मेड ए फंडामेंटल राइट अंडर विच स्पेसिफिक आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस विशिष्ट अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये मौलिक अधिकार यानी कि जितने भी फंडामेंटल राइट हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल ड्यूटीज पूछी जाती, यानी कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, तो वो लिए हैं यूएसएसआर से। कहाँ से लिए हैं? यूएसएसआर से। लेकिन अगर पूछे जाते हैं कि डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं, डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोले तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो वो लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था आर्टिकल 21A के तहत, आर्टिकल 21A। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बाकी वीडियोज आप यहाँ पे जो आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसे मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।